नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबीज़ के बारे में। आरआरबी यहाँ पर आरबीआई से कंफ्यूज मत होइएगा। आरआरबीज़ रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी हम देखेंगे यहाँ पर, जिनको हम हिंदी में बुलाते हैं सहकारी बैंक। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करें इस वीडियो में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या देख चुके हैं अभी तक। तो अभी तक हमने फाइनेंशियल रेगुलेटर्स पढ़ लिए हैं, जिसमें आरबीआई, सेबी, ये आईआरडीआई, पीएफआरडीआई। इसके अलावा बहुत सारे एक दो और टॉपिक देखे जिसमें हमने कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस देखे थे और उनको समझने की कोशिश करी थी। इसके अलावा बैंकिंग ओवरव्यू हमने ले चुके हैं, स्टार्टिंग में ही हमने ये वीडियो बनाई थी। ये सारे ही टॉपिक आप मेरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इससे पहले हमने एचआरएम भी पढ़ रखा है, मैनेजमेंट भी पढ़ रखी है। जो भी टॉपिक आप मेरे चैनल पर देखोगे सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अलग से, उन सभी को आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और इसके लिए आपको कुछ फ़ीस नहीं लगने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई। जो आरआरबी है, देखिए आरबीआई मुझे मेरे मुँह से भी निकल जाता है कई बार। तो आरआरबीज जो हैं रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एक तरह के शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स ही होते हैं। जैसे कि मैंने आपको जहाँ पर डिफ्रेंशिएशन बताया था इसका, सारे बैंकों के प्रकार बताए थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कॉमर्शियल बैंक जो हैं वो शेड्यूल बैंक ही होते हैं। और मतलब आरआरबी भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की लिस्ट में ही आते हैं। ठीक है, बस इनका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि नाम से यहाँ पर पता चलता है, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी कि क्षेत्रों के अंदर, यानी कि छोटे छोटे ग्रामीण बैंकों में, ग्रामीण एरियाज़ में काम करने वाले बैंक्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इनकी शुरुआत जो हुई थी 1975 के स्टार्टिंग में हुई थी, मतलब 1975 की लास्ट में हुई थी। और पहली जो बैंक थी, प्रथमा बैंक थी, इसका नाम था प्रथमा बैंक। प्रथम बैंक थी, प्रथमा बैंक ही इसका नाम रखा गया था। तो ये मुरादाबाद में थी, यूपी के मुरादाबाद में इसकी लोकेशन थी। सबसे पहली बैंक थी आरआरबीज़ की कैटेगरी में। और 26 सितंबर 1975 को ये ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए गए थे ये सारे बैंक। ठीक, आरआरबी ये लाई गई थी। इसके बाद में इसका जो एक्ट है, आरआरबीज़ का एक्ट है, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट, जो है 1976 का है। उसके बाद से बहुत ज़्यादा बैंक्स बन गई हैं यहाँ पर। तो अभी करंट में थोड़े साल पहले इसकी जो संख्या थी वो 56 के आसपास थी। इस समय जो है वो संख्या इनकी कम हो चुकी है। अभी मैं आपको बताऊँगी कितनी बची है इस समय। तो लेकिन इनका मेन काम क्या होता है? मेन काम ये होता है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो जो रूरल एरियाज़ में निवास करने वाले लोग जो होते हैं उन तक जो है अपनी बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ पर डेवलपमेंट करना होता है। पर्पज़ इनका होता है कि डेवलपमेंट करना है एग्रीकल्चर का, ट्रेड, कॉमर्स का, इंडस्ट्रीज़ का एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज़। जितने भी रूरल एरियाज में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सबको प्रमोट करना, उनको डेवलप करना इनका मेन मोटिव होता है। तो ये इनका बेसिक फंक्शन है। अभी हम फंक्शन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसका जो फंक्शन है या स्ट्रक्चर कैसा होता है। फंक्शन से पहले स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। तो यहाँ पर एक बैंक बनाने में, एक आरआरबी जब बनती है तो उसको यहाँ पर 3 तरह से इसको स्पॉन्सर किया जाता है। तो सबसे पहला जो स्पॉन्सर होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसको 15% स्टेक देती है अपने, यानी कि एक आरआरबी के अंदर 15% स्टेक जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। और स्टेट गवर्नमेंट मेनली जो है इसका लैंड एक्वायर करती है। लैंड जहाँ पर आरआरबी बनाई जाती है उसको लैंड एक्वायरिंग का काम दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। ठीक है, इसके बाद में स्पॉन्सर बैंक होते हैं। स्पॉन्सर बैंक वो होते हैं जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, या फिर अगर सकते हैं नेशनलाइज्ड बैंक जितने भी हैं वो सारे ही स्पॉन्सर बैंक बन सकते हैं। तो इनके पास में 35% स्टेक होता है, 35% स्टेक होता है। और इनका जो काम होता है आरआरबी के अंदर, वो जो डेली फंक्शनिंग है बैंक की, जो डेली फंक्शनिंग एक आरआरबी की है, वो उसको देखने का काम स्पॉन्सर बैंक का होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में लास्ट जो बचा हुआ 50% का स्टेक है वो होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। और इनका सारा काम जो बचा हुआ काम है, जैसे लैंड और डेली फंक्शनिंग का काम छोड़कर सारे जो भी काम होते हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट दिखती है। तो इस तरह से एक आरआरबी फॉर्म होती है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर में जो वही डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, सारे काम जो है वो जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर आरबीआई के अंडर की जाती है। ठीक है, और इसका हम देख लेते हैं फंक्शन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रोवाइड ईजी एंड एक्सेसिबल बैंकिंग, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि रूरल एरियाज़ में ये बैंकिंग प्रोवाइड करती हैं। ईजी और एक्सेसिबल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम इनका होता है। उसके बाद में हम होता है सपोर्ट एंड प्रमोट लोकल असिस्टेंस, लोकल आर्टिसंस, एमएसएमईज, एग्रीकल्चर फार्मर्स। तो सपोर्ट करना, प्रमोट करना लोकल आर्टिसंस को, जो भी आपके कामगार हैं, और एमएसएमईज बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस होल्डर्स हैं, और एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, जो भी किसान हैं, उनको सबको ये प्रमोशन देती है, सपोर्ट करती है। एक्सेप्ट करना डिपॉजिट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, ये तो काम हर बैंक का होता है, इसका भी है। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू अबव दीज। ठीक है, इन सभी को क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। जो भी आर्टिसंस हैं, एमएसएमईज हैं, और एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, इन सभी को क्रेडिट फैसिलिटीज़ होता है, यानी कि लोन देना इनको सभी को, जिनको ज़रूरत है कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देने का काम इनका होता है।
ऑपरेट ऑन द डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज स्टेट लेवल पर। तो ये भी काम इसका है, एक स्टेट लेवल पर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं ये लोग। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके बाद में हम करंट सिचुएशन देख लेते हैं कि इस समय जो है आरआरबीज़ की क्या पोजीशन चल रही है इस समय। तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको ये नहीं बताई कि आरआरबीज़ का जो रेगुलेशन है या फिर इसकी सुपरवाइजरी रोल किसके पास में है। तो आपको पता है कि जितनी भी बैंकिंग है इंडिया में होती है, जो भी बैंकिंग होती है उन सबका रेगुलेशन जो करता है वो आरबीआई करती है। लेकिन आरबीआई के पास इतना टाइम नहीं होता है कई बार कि वो छोटे छोटे बैंकों को, छोटे छोटे चीज़ों को, छोटी छोटी आरआरबीज़ को, छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स को देख पाए। तो इसके लिए इसने जो अपना काम है वो थोड़ा सा कह सकते हो डेलीगेट कर दिया है किसके किसके पास, नाबार्ड के पास में। नाबार्ड के बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं आगे चलकर, तो उसके अंदर मैं आपको और ज़्यादा इसके फंक्शंस बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ पर एक समझ लीजिए बात कि नाबार्ड का जो बेसिक काम यही है कि वो छोटे छोटे बैंक जो होते हैं, जो लोकल एरिया में काम करते हैं, जो लोकल कह सकते हो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, उनको सबको सुपरवाइज करने का, उनको सबको रेगुलेट करने का काम नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इससे पहले ये काम आरबीआई करती थी, लेकिन आरबीआई ने ये काम डेलीगेट कर दिया अपना। ठीक, तो ये चीज़ है। उसके अलावा बहुत सारी कमिटीज़ बनी है जो जिन्होंने आरआरबीज़ को बेहतर बनाने के लिए अपने अपने रिकमेंडेशंस दी हैं। और पीरियडिकली जो है नाबार्ड इसका रिव्यू करता रहता है, हर एक बैंक का रिव्यू करता रहता है नाबार्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलेशन और इसका सुपरवाइजरी रोल जो है नाबार्ड के पास चला गया है। ठीक है, एज पर द सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस मैंडेटरी आरआरबीज मीट टू रेगुलेटरी गाइडलाइंस कैपिटल रिस्क। तो इनके पास में जो यानी कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस कहती है वो ये कहती है कि इसका जो CARA होता है, इसको बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स, जो रेशियो है इसका वो 9% होना चाहिए। यानी कि एक जो बैंक है वो उसके पास 9% का स्टेक होना चाहिए अपने लोन्स प्रोवाइड करने से पहले। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब अभी मैं हम पढ़ेंगे जब एनपीए के बारे में, तो आपको ये ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं अगला हमारा जो टॉपिक था, जिसका नाम था कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि सहकारी बैंक्स। सहकारी बैंक्स क्या होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, यहाँ पर इस पार्ट में, इस वीडियो के इस पार्ट में। और कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो उनका जो बेसिक फंक्शन होता है, जो बेसिक फंडा होता है वो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, एक तरह की एंटिटी है ये। कोऑपरेटिव बैंक्स इज अ फाइनेंशियल एंटिटी विच बिलोंग्स टू इट्स मेंबर्स एंड दीज बैंक्स आर क्रिएटेड बाय सम लोकल एंड प्रोफेशनल कम्युनिटी दैट शेयर कॉमन इंटरेस्ट। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि लोग मिलते हैं आपस में। ठीक है, अपना जो पैसा है, अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर करते हैं, अपने रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर करते हैं। और उसके बाद में उन सभी के द्वारा वो संस्था चलाई जाती है और वो संस्था उन सभी के लिए काम करती है। तो ऐसा होता है यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस की जो चीज़ें हैं वहाँ पर ये आती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने कोऑपरेटिव बनाई, आप लोग 20 लोग कोऑपरेटिव में हो। ठीक, आप 20 लोगों का पैसा जो है एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा और उसमें से जिस इंसान को उस पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस टाइम पे होगी वो उस पैसे को निकाल लेगा या फिर उसको उस पैसे का इस्तेमाल कर लेगा। उसके बाद में वो धीरे धीरे पैसा वापस करता रहता है। सारे ही कोऑपरेटिव मतलब जितने भी सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, सभी को बारी बारी से ये जो सुविधा मिलती है। ठीक, तो इस तरह से ये काम चलता है। तो कोऑपरेटिव्स जो हैं हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पुरानी, इनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी रही है। और सबसे पुराना तो मैं अगर सोच पाता हूँ तो सबसे सफल और सबसे बेहतर जो कोऑपरेटिव बनी है आज तक इंडिया में वो है अमूल। अमूल एक तरह की कोऑपरेटिव है जो इसी तर्ज पर काम करती है कि यहाँ पर फार्मर्स का पैसा लगा है, फार्मर्स ही पैसा उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। तो सारा ही जो कलेक्टिव यहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप होती है इसमें सहकारिता में। तो सबसे पहला जो बैंक था कोऑपरेटिव का वो था अन्योन्य कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इज़ द फर्स्ट ऑफ दीज काइंड्स ऑफ बैंक लोकेटेड इन वडोदरा में 1889 में इसका जो जन्म हुआ था। और ये जो बैंक थी वो लिक्विडेट हो गई, ये ख़त्म हो गई थी। इसका जो सेल कर दी गई थी, इसको 2010 में बेच दी गई थी, इसको लिक्विडेट कर दी गई थी। ठीक है, 2010 में। कोऑपरेटिव बैंक है कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एनी स्टेट और सेंट्रल एक्ट। इसके ऊपर बहुत सारे एक्ट्स भी हैं, तो अभी हम देखेंगे कि किस किस माध्यम से इसका जो स्ट्रक्चर काम चलता है। तो आरआरबी एक जो कोऑपरेटिव बैंक होती है उसको गवर्न करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं। बैंकिंग लॉज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1965, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, जिसके अंडर सारे ही कॉमर्शियल बैंक्स आते हैं, आपको पता होगा। इसके बाद द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये सारे ही जो एक्ट हैं इसके ऊपर लागू होते हैं। लेकिन जो बेसिक रूल है या बेसिक जो फंक्शनिंग है वो आपकी बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1965 के अंडर की जाती है। ठीक, तो ये चीज़ है। तो सारी एक्टिविटीज़ इसमें गवर्न की जाती हैं इन सभी एक्टों के माध्यम से। लेकिन जो मेन एक्ट है वो 1965 का है। ठीक, इसके बाद में देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव्स कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के मेन कोऑपरेटिव्स होते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स। यहाँ पर हमारे तीन सेक्टर जो होते हैं, 3 स्तर पर आती है हमारी बैंकिंग। प्राइमरी लेवल पर होता है जो आपके गांव एरिया में होते हैं। ठीक है, मतलब जो लोकल एरियाज में होते हैं उनको प्राइमरी लेवल बोलते हैं। जिसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे एक डिस्ट्रिक्ट पे एक बैंक होगा, बेहतर बैंक होगा वो। ठीक है, तो वो 372 इस समय है हमारे इंडिया में कोऑपरेटिव्स की संख्या है ये। इसके बाद में स्टेट लेवल के कोऑपरेटिव बैंक हैं जिसमें 30 हमारे स्टेट लेवल के कोऑपरेटिव बैंक हैं।
इंडिया में, ठीक है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है हमारे पास लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स। ये सारे ये जो बैंक है इनको हम स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए। इसके अलावा दूसरा है हमारा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। एक स्टेट है, एक है प्राइमरी। तो ये दोनों ही लॉन्ग टर्म के कोऑपरेटिव बैंक्स कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में सबसे लास्ट में हमारा टाइप एक और है जिसका नाम है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो थोड़े बड़े होते हैं, जो अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं, अर्बन एरियाज़ में अपनी कोऑपरेटिव चलाते हैं। तो ये चीज़ है, इस तरह के जो बैंक्स हैं वो भी बहुत अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इनका काम क्या होता है, बेसिक फंक्शन क्या होता है और किस तरह से ये चलाए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, सो थैंक यू गाइज। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।